हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्योंकि आज की वीडियो में हम संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक के तत्व को समझने वाले हैं। हम आज की वीडियो में डी ब्लॉक के तत्व को देखेंगे और आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व कहाँ कहाँ पर है वो देखेंगे और हम डी ब्लॉक के तत्व की विशेषताओं को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक हमसे 5 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं हम संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक के तत्व की परिभाषा। तो देखिए, संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो संक्रमण तत्व ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में बढ़ते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में बढ़ते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। या देखिए, आप इसकी ये डेफिनेशन लिख सकते हो या देखिए दूसरी ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो। या आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि यह तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, संक्रमण तत्व की यहाँ पर 2 डेफिनेशन आपको देखने को मिल रही है। अगर आपको ऊपर वाली इजी लगे तो आप ऊपर वाली तैयार कर लेना, अगर आपको नीचे वाली इजी लगे तो आप नीचे वाली तैयार कर लेना। तो देखिए, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में बढ़ते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। या आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि यह तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व हमारे कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ही यहाँ पर ये आवर्त सारणी बनाई है। वैसे देखिए प्रॉपर तो नहीं बनी है, लेकिन हाँ आपको ऐसा है कि समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में होते हैं हमारे 18 वर्ग, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। और देखिए श्रेणी क्या होती है। देखिए वर्ग तो है ये क्या है, ये हमें वर्ग दिए गए हैं, लेकिन श्रेणी कितनी होती है? श्रेणी होती है 7। तो देखिए इससे पहले एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के तत्वों में 3 श्रेणी ऊपर आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर हम डी ब्लॉक के तत्व की बात कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर ये 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर कितनी श्रेणी आई हुई है? यहाँ पर हमारी 4 श्रेणी आई हुई है। तो देखिए डी ब्लॉक के तत्व में कितने वर्ग है? वर्ग यानी कि ये कितने वर्ग है फ्रेंड्स? डी ब्लॉक के तत्व में 10 वर्ग है। देखिए वो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 वर्ग है हमारे डी ब्लॉक के तत्व में, लेकिन श्रेणियाँ कितनी है? श्रेणियाँ हमारी 4, 1 2 3 4, ये हो गई श्रेणियाँ। अब देखिए ये नीचे क्या है? लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्व, जिसको हम एफ ब्लॉक के तत्व या अंतर संक्रमण तत्व भी बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे ये है, और देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये एस ब्लॉक के तत्व, और यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये है हमारे पी ब्लॉक के तत्व। यानी कि मेन क्या है? डी ब्लॉक के तत्व की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं। वो हमारे 3 से 12 तक स्थित है। बाकी देखिए 13 से 18 तक क्या है? पी ब्लॉक के तत्व है, और 1 से 2 तक क्या है? एस ब्लॉक के तत्व है, और नीचे क्या है? नीचे हमारे एफ ब्लॉक के तत्व है। तो देखिए हमें पढ़ना है ये। तो देखिए एस सी से जेड एन तक, वाई से सी डी तक, एल ए से एच जी तक यानी कि पारे तक, ए सी से सी एन तक। अब देखिए एस ब्लॉक के तत्वों को 2 वर्गों में बांटा गया है। आपने यहाँ पर देखा कि एस ब्लॉक के तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1 2। और डी ब्लॉक के तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 10 वर्गों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, और पी ब्लॉक के तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1 2 3 4 5 6, 6 वर्गों में बांटा गया। और देखिए यहाँ पर एफ ब्लॉक के तत्वों को हमारे 14 वर्गों में बांटा गया। तो देखिए अब आप ये सोचोगे कि मैम ऐसे क्यों बांटा गया है। तो देखिए हर चीज़ का क्या होता है? हर चीज़ का एक कारण होता है। तो देखिए जब हर चीज़ का एक कारण होता है तो कोई भी तत्व होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी तत्व है, उसमें क्या होंगे? उसमें कोश भी होंगे और उपकोश होंगे। यानी कि किसी भी तत्व में क्या होते हैं?
कोश और उपकोश दोनों होते हैं। और देखिए किसी भी तत्व में कितने उपकोश होते हैं, तो किसी भी तत्व में होते हैं हमारे 4 उपकोश। वो कौन कौन से? S, P, D और F। कितने उपकोश होते हैं किसी भी तत्व में फ्रेंड्स? S, P, D, F, 4 उपकोश होते हैं। अब देखिए S में कितने इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं? तो कितने भरे होते हैं? 2 भरे होते हैं। यानी कि देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, अधिक से अधिक हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। अब देखिए बात आती है P की, तो P में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? P में हम भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब देखिए बात आती है D की, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? D में हम भर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बात किसकी आती है? बात आती है F की, तो F में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? F में भर सकते हैं हम 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आप देख लीजिए कि किसी भी तत्व में कितने उपकोश होते हैं? 4 उपकोश होते हैं, S, B, D और F। अब देखिए अधिक से अधिक हम S में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। P में हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, D में हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और देखिए F में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि इसी वजह से क्या है, यहाँ पर S ब्लॉक में 2 वर्ग है, P ब्लॉक में 6 वर्ग है, D ब्लॉक में 10 वर्ग है, और हमारे F ब्लॉक में कितने वर्ग है? 14 वर्ग है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। देखिए एक बार रिवीजन के लिए हम इसको एक बार और कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 होते हैं, लेकिन श्रेणी कितनी होती है? श्रेणी होती है 7। तो देखिए वर्ग क्या है? वर्ग ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 तक क्या है? ये वर्ग है, लेकिन श्रेणी क्या है? श्रेणी है 7। कितनी श्रेणी है फ्रेंड्स? 7 है। अब देखिए लेकिन डी ब्लॉक के तत्व किससे स्टार्ट है? ये स्टार्ट है हमारे 4 5 6 7। इससे पहले 3 श्रेणी आ चुकी हैं, लेकिन वो बट रही है हमारी एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में। अब देखिए एफ ब्लॉक में कितने तत्व है? एफ ब्लॉक में कितने हैं? एफ ब्लॉक में 14। अब देखिए यहाँ पर देखिए डी ब्लॉक कितना दिया गया है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि डी ब्लॉक में कितने वर्ग हुए? 10 वर्ग हैं। हमारे डी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं? 10 वर्ग हैं। और देखिए यहाँ पर एस ब्लॉक में आप सोचोगे 2 वर्गों में बांटा गया है, डी ब्लॉक को 10 में और पी ब्लॉक को 6 में और एफ को 14 वर्गों में। लेकिन इसका एक कारण होता है, क्योंकि कोई भी तत्व होता है उसमें कोश और उपकोश दोनों होते हैं। तो देखिए किसी भी तत्व में 4 उपकोश होते हैं, एस पी डी और एफ। तो देखिए एस तत्व में एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अधिक से अधिक 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो इसी प्रकार आपने देखा होगा एस ब्लॉक में 2 हैं, पी ब्लॉक में 6 हैं और डी ब्लॉक में कितने हैं? 10 हैं और एफ ब्लॉक में 14। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए हम देखते हैं डी ब्लॉक को श्रेणियों में बांटा गया है। आपने यहाँ पर देखा कि डी ब्लॉक को क्या बांटा गया है? श्रेणियों में बांटा गया है। यहाँ पर आपने देखा है कि डी ब्लॉक को किसमें बांटा गया है? श्रेणियों में बांटा गया है। तो कितनी श्रेणियों में बांटा गया? डी ब्लॉक को हमें 4 श्रेणियों में बांटा गया हमने। तो देखिए पहली है 3D श्रेणी, दूसरी है 4D श्रेणी, तीसरी है 5D श्रेणी और चौथी हमारी 6D श्रेणी। यानी कि 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। अब देखिए 3D श्रेणी में कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए 3D श्रेणी में हमारे कहाँ से कहाँ तक है? ये हमारे 21 SC से, यानी कि परमाणु क्रमांक किसका है? परमाणु क्रमांक SC का, स्कैंडियम का 30 जिंक तक। और 4D श्रेणी में कितना है? 39 Y से 48 CD तक, यानी कैडियम तक। 5D श्रेणी में कितना है? 57 La से 80 Hg तक, यानी कि पारे तक। अब देखिए 6D श्रेणी में कितना है? 89 AC से 112 CN तक। तो देखिए अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आया होगा। और देखिए अगर आपने संक्रमण तत्व की परिभाषा का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब चलते हैं हम आगे। देखिए
आगे बात आती है संक्रमण तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो देखिए संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि n-1 ब्रैकेट में n-1 D1 to 10 कॉमा ns12, यानी कि हमने देखा है डी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, लेकिन एस में कितने 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। तो देखिए आपने अफवाह का नियम तो पढ़ा ही होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए और देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। 2024 में 25 में इसके आने के पूरे चांसेस है। 2024-23 में डायरेक्टली पूछा गया है कि संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। और देखिए अगर आए डी ब्लॉक का तत्व या है संक्रमण तत्व तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। कभी आप सोचो कि इनके दो नाम है, ऐसा नहीं है, मतलब कि ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है, ये दोनों एक ही है। संक्रमण तत्व जिसे हम डी ब्लॉक के तत्व भी बोलते हैं। तो देखिए संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ब्रैकेट में n-1 D1 to 10 कॉमा ns1 to 2। तो आपने यहाँ पे देख लिया, देख लीजिए फ्रेंड्स एक बार और आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि एमसीक्यू में और 1 नंबर क्वेश्चन में हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। आप देखिए हम यहाँ पर करके दिखाएंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि स्कैडियम। तो यानी कि Sc, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 21। अब देखिए आपने अफवाह का नियम तो पढ़ा ही है, उसमें देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ पे देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3d1 यानी कि आंशिक रूप से भरे हुए। आप यहाँ पर देख लीजिए ये जितने भी दिए गए होंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और देखिए 4s2, इन सब में सेम मिलेंगे, लेकिन जो चेंज होगा वो होगा 3d1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये सभी में चेंज होगा, लेकिन बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब सेम होंगे। तो देखिए स्कैडियम का क्या था, Sc का परमाणु क्रमांक कितना था 21 था, तो इसका आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। अगर आप इन सबको काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। और देख लीजिए इन सभी में S में कितना, अभी हमने बताया आपको S में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ सकते हैं, 2 बढ़ सकते हैं, P में 6 बढ़ सकते हैं और D में 1 से 10 तक बढ़ सकते हैं। अब देखिए बात आती है टाइटेनियम की। तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 22 होता है। तो देखिए बाकी सब तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे 3d1 की जगह हो जाएगा 3d2 क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक है 22 और इसका था 21। अब देखिए बात आती है वैनेडियम की, यानी कि वैनेडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 23 है। तो यहाँ पर देखिए बाकी सब तो सेम है, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 3d3, बाकी 4s2 ये बिल्कुल सेम है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे संक्रमण तत्व की विशेषता की। आगे चलिए आगे देखते हैं संक्रमण तत्व की विशेषताएं क्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स संक्रमण तत्व की विशेषता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। देख लीजिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि संक्रमण तत्व जैसे दिया हुआ है, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। तो हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों। तो देखिए फ्रेंड्स एक वीडियो इस पर अलग से आएगी कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, क्योंकि हमारे जो संक्रमण तत्व की विशेषताएं उनसे हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, या संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों। तो उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, कल की क्लास में आपको उस पर वीडियो दिख जाएगी, क्योंकि वो हमसे डायरेक्टली तीन मार्क्स की पूछी जाती है और वो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बात आती है संक्रमण तत्व की विशेषताओं की। तो देखिए संक्रमण तत्वों में धात्विक चालकता होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, संक्रमण तत्वों में धात्विक चालकता होती है, यानी कि ये धातुओं की तरह चमकते रहते हैं और इसमें चालकता का गुण होता है, यानी कि धारा का प्रवाह हो जाता है। अगला देखिए, अगला है सभी संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक की धातुएं हैं। यानी कि देख लीजिए, यानी कि जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं उनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, क्योंकि धातुएं होते हैं, इसलिए क्या है सभी संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक की धातुएं। अगला देखिए, अगला है संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। तो देखिए जितने भी संक्रमण तत्व है वो क्या बनाते हैं, वो रंगीन आयन बनाते हैं। तो देख लीजिए कल की वीडियो में आपको पता चलेगा कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आपको कल की वीडियो में पता चलेगा। अगला देखिए, अगला है संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाते हैं। तो देखिए संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल का मतलब क्या होता है,
जिसे उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है संकुल। यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए K4FeCN6, यानी कि यहाँ पर समझिए K4FeCN6। तो ये क्या है, ये उपसहसंयोजक यौगिक है, इसे संकुल यौगिक भी कहते हैं। तो देखिए सब में संक्रमण धातुओं का प्रयोग होता है। संकुल यौगिक क्या होते हैं, जिसमें संक्रमण धातुओं का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है Fe में, Fe यानी कि लोहा, जिसको हम आयरन भी बोलते हैं। तो देखिए संक्रमण धातु संकुल यौगिक बनाते हैं। अब देखिए अगला है, ये अच्छे उत्प्रेरक की बात ही व्यवहार करते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वे उत्प्रेरक की बातें क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। अब देखिए अगला है हमारा, ये सामान्यतः अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, यानी कि देख लीजिए जैसे कि आयरन, आयरन के अनुचुंबकीय गुण को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स संक्रमण तत्व की विशेषताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, कारण बताएं। तो कारण की वीडियो कल आएगी, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।